हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रायोरिटी टू एजुकेशन। और मैं आपको जैसे करा चुकी हूँ पहले CS एग्जीक्यूटिव के 2 चैप्टर्स, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड मैंने एक चैप्टर और कराया है आपको, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। आई होप आपने देख लिया होगा, उसका क्विक रिवीजन भी मैं डाल चुकी हूँ। नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लें, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लें। मेन लेक्चर्स भी मैंने आप उसमें लिखवा नोट भी कराया है। मेन लेक्चर्स जैसे होते हैं प्लस ICSI मॉड्यूल से मैंने आपको पढ़ाया है, लिखवाया है, एक्सप्लेन किया है विथ इन 1 वीडियो ओनली, सिर्फ सिंगल वीडियो में सब कुछ इन डिटेल। फिर मैंने उसका क्विक रिवीजन भी अपलोड किया है विद इन 20 to 25 मिनट्स। वो आपने नहीं देखा, देख लें आप। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लें। और हम स्टार्ट करने वाले हैं द अनदर चैप्टर, दैट इज लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट्स। एक और चैप्टर स्टार्ट करें हम, दैट इज CS एग्जीक्यूटिव JIGL चैप्टर लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट। आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने जो 2 चैप्टर मैं करा चुकी हूँ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उनको पूरा देख लें, मेन लेक्चर्स, देन उनके रिवीजन लेक्चर्स रिवाइज कर लें, देन इस लेक्चर पे आए। नहीं देखे तो प्लीज़ देख लें। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं JIGL, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल लॉ, CS एग्जीक्यूटिव 3rd चैप्टर में करा रही हूँ। मतलब मैं ऐसे लाइन से कर रही हूँ कि मैं 2 चैप्टर करा चुकी हूँ, दैट इज 3rd। वैसे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग तो 3rd नहीं है आई थिंक। ओके, तो वो तो अभी मैं जैसे आपको कराऊंगा तो पता चल जाएगा। मैं पहले आपको लिखवाऊंगी ये वीडियो में 2 पार्ट्स में डालूंगी, जिससे थोड़ा और डिटेल में मैं करा सकूं। और फिर जो लास्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं 2 वीडियो में कर दूंगी। और उस वीडियो में एंड में 10 मिनट्स 20 मिनट्स पूरा बताऊंगी कि मैं पूरा मॉड्यूल कवर करा चुकी हूँ विथ राइटिंग इन रिटर्न, लिखवा चुकी हूँ उसको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। लिखिए पहले डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स। नोट कीजिए, टॉर्ट इज अ फ्रेंच equivalent of English word wrong. Tort is a French equivalent of English word wrong. It has been derived from Latin वर्ड से आया, that is ड्राइव कहाँ से हो, लैटिन वर्ड टॉटम। टॉट क्या है? टॉट एक सिविल रॉन्ग है। टॉट सिविल रॉन्ग है, ना कि क्रिमिनल रॉन्ग। Tort is a civil wrong and not a criminal wrong. Tort is a civil wrong, not a criminal wrong. Tort is the French equivalent of English word wrong. It has been derived from Latin word tortum. Tort is a civil wrong, not a criminal wrong. Tort क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ किसका? इंग्लिश वर्ड रॉन्ग का, और ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम। टॉट एक सिविल रॉन्ग है, ना कि क्रिमिनल रॉन्ग। फिर आप लिखिए
एज पर सेक्शन 2 clause M, as per section 2 clause M of limitation of the limitation Act 1963, torts means a civil tort, mean a civil wrong which is not exclusively a breach of trust or breach of contract. As just a second, let me do one thing. यही सही है हमारे लिए, क्योंकि इसमें रूल कर दो तो लाइनिंग में दिखता नहीं है सही से. तो लिखिए टॉर्ट एक फ्रेंच इक्विवेलेंट है इंग्लिश वर्ड रॉन्ग का, और ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड टॉटम से, जो सिविल रॉन्ग होता है, नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग. एज पर सेक्शन 2 क्लॉज M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, टॉर्ट ड्राइव हुआ है. टॉर्ट मीन्स सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ना कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फिर लिखिए held by Supreme Court in case of Jayalakshmi Saltworld Private Limited, that torts is based on principle that nobody can harm others either intentionally or even unintentionally. सुप्रीम कोर्ट के केस था, वो केस का नाम था जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बोला गया था कि टॉर्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल नोबडी कैन हार्म अदर आइदर इंटेंशनली और इवन अनइंटेंशनली. कोई भी व्यक्ति किसी और को, चाहे वो जानबूझ के या बिना जानबूझ के, हर्ट नहीं कर सकता, चाहे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हर्ट नहीं कर सकता. देन लिखिए जनरल कंडीशन ऑफ टॉर्ट. टॉर्ट कब होता है? टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट, थ्री कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. टॉर्ट कब होता है? जब ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगे तभी टॉर्ट होगा. तो कौन कौन से तीन कंडीशन है लिखिए. फर्स्ट, अ रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन, wrongful act, wrongful omission of the defendant. Second, such wrongful
सच wrongful act must result in legal damage। और जो wrongful act है, जो भी उससे क्या बोलते हैं रिजल्ट है उसका, सच wrongful act must be result in legal damage। लीगल डैमेज होना चाहिए टू अनदर। अगर चलो वो एक्ट गलत था लेकिन उससे किसी सामने वाले व्यक्ति को कोई लीगल डैमेजेस नहीं हुए हैं तो वो टॉर्ट नहीं कहलाएगा। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है टॉर्ट के लिए। एक रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है, रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट लीगल डैमेज होना जरूरी है, एंड द थर्ड वन इज देयर मस्ट बी अ लीगल रेमेडी फॉर इट। और जो लीगल डैमेज हुआ है उसके लिए लॉ में रेमेडी भी होना चाहिए, लीगल रेमेडी अवेलेबल। रेमेडी मतलब होता है उपचार, जैसे कोई पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट बोलते हैं। वैसे टॉर्ट में इम्प्रिजमेंट नहीं होते क्योंकि सिविल रॉन्ग है। कोई फाइन, पेनल्टी और कोई लीगल डैमेजेस के लिए कोई लीगल रेमेडी होना जरूरी है। कोई सरकार की तरफ से, जो लॉ की तरफ से उपचार बोलते हैं रेमेडी को, वो लिखिए। फिर जो अब मैं लिखवा रही हूँ वो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, डेट इज डेमनम साइन इंजुरिया। एक है डेमनम साइन इंजुरिया, एक है इंजुरिया साइन डेमनम। ये क्वेश्चन आई थिंक दिसंबर 2023 या जून 2022 इनमें से किसी एक, आई थिंक दिसंबर 2023 में पूछा, 22 में पूछा गया। दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है लिखने के लिए। व्हाट इज डेमनम साइन इंजुरिया, इंजुरिया साइन डेमनम, इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए आ चुका है विथ केस स्टडी, केस लॉ के साथ। तो लिखिए व्हाट इज डेमनम साइन इंजुरिया। और ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। मेरे पास क्वेश्चन पेपर मैं डाउनलोड करती हूँ, देखती हूँ जरा, जस्ट अ सेकेंड। आया है, देखिए दिसंबर 2021 की क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में आया है। दिसंबर 2021 के पेपर में आया है ये 4 नंबर के लिए। एक्सप्लेन द लैटिन मैक्सिम डेमनम साइन इंजुरिया, इंजुरिया साइन डेमनम। केस लॉ नहीं आया इसका, सिर्फ ये आया एक्सप्लेन द लैटिन मैक्सिम्स डेमनम साइन इंजुरिया एंड इंजुरिया साइन डेमनम। 4 नंबर के लिए आया था ये क्वेश्चन। ओके, और ये मैं आपको अभी लिखवा रही हूँ। मैं बोल तो रही हूँ आपको, मैं धीरे 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 ये क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी, तो इसलिए बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नोट कीजिए डेमनम साइन इंजुरिया। तो देखिए इधर जो डेमनम है इसका मतलब होता है डैमेज, डैमेज, हार्म, लॉस। लॉस किसको, कम मनी, कंफर्ट, हेल्थ। तो डेमनम मीन्स होता है डैमेज और इंजुरिया मीन्स होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, लीगल राइट का वॉयलेशन, प्लेंटिफ के लीगल राइट का वॉयलेशन होना, डेट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमनम, डेट इज डैमेज, हार्म, लॉस, और इंजुरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। तो डेमनम साइन इंजुरिया मीन्स क्या हुआ, डैमेज और हार्म
to a person plaintiff's legal right. Damnum sine injuria means damage caused to plaintiff by the defendant without infringing, violating any legal rights. So plaintiff will not succeed into the suit. अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. Just a second. इसका जरा मैं केस लॉ ओपन करी थी आपके लिए, मिल गया. केस लॉ तो मुझे याद है, लेकिन मैंने सोचा उसका प्रॉपर सेकंड वाले का याद नहीं था. मतलब केस लॉ तो याद था, नेम याद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा अब देख लूँ. तो जस्ट अ सेकंड, इसलिए मैं आईसीएसआई की बुक निकाल ली हूँ कि मुझे चलिए लिखिए, नोट कीजिए. तो मैंने क्या बोला, डैमनम मीन्स डैमेज, हार्म, लॉस टू मनी, कंफर्ट, हेल्थ ऑफ प्लेंटिफ. और इंजुरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, वॉल्यूशन ऑफ इलीगल राइट. तो नोट कीजिए इसमें डैमनम मीन्स harm, loss, damage of money, comfort. Damnum means harm, loss, damage of money, comfort, health, etc. सेकंड लिखिए. कभी भी आंसर लिखो ना तो उसको हमेशा पॉइंट्स में लिखना चाहिए, क्योंकि एक पैरा पढ़ने में बोरिंग टाइप, एक साथ में कीवर्ड्स नहीं समझ आते, वो एक मैसअप टाइप का लगता है. तो हमेशा पॉइंट्स में लिखिए अपना आंसर हम जब भी लिखें. डैमनम मीन्स हार्म, लॉस, डैमेज ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ. इंजुरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट of legal, infringement of legal right of plaintiff, injuria means infringement of legal right of plaintiff. then लिखिए damnum sine डैमनम साइन इंजुरिया. डैमनम साइन इंजुरिया मीन्स डैमेज caused to plaintiff by the defendant without infringing or violating any legal rights, and so plaintiff will not succeed in the suit.
देखिए इसमें क्या होता है डैमनम साइन इंजुरिया में कि इसमें लॉस हुआ है लेकिन वो लीगल डैमेज नहीं है, डैमेज तो हुए हैं लेकिन वो लीगल डैमेज नहीं है। डैमनम साइन इंजुरिया मीन्स डैमेज विदाउट लॉस, साइन मतलब होता है विदाउट, डैमना मीन्स डैमेज विदाउट लॉस, डैमना मीन्स डैमेज, साइन मीन्स विदाउट और इंजुरिया मीन्स लॉस। डैमनम साइन इंजुरी डैमेज विदाउट लॉस और लीगल राइट वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। तो इसमें लिखिए आगे therefore causing a damage to plaintiff, however substantial therefore causing a damage to plaintiff, however substantial damage it be is not accountable under law unless the defendant has infringed legal right of plaintiff। क्या बोले therefore causing a damage to plaintiff, however substantial damage it is not actionable under law unless the defendant has infringed legal right of plaintiff। इसमें बोला क्या है damage therefore causing a damage to plaintiff, however substantial damage कि जो डैमेज हो ना वो लीगल डैमेज हो, सब्सटेंशियल डैमेज नहीं लिया जाता कभी लॉ में, लीगल राइट का वायलेशन हो, लीगल डैमेजेस हो प्लेंटिफ को। तो इसमें जैसे मैं अब केस के थ्रू समझाती हूँ, एक केस लॉ है, केस लिखिए, ये केस लॉ हमेशा एग्जाम में लिख के आना है। अभी ये क्वेश्चन है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें ये था कि एक व्यक्ति था जिसकी एक शॉप थी, जैसे एक बंदा है ए, उसकी शॉप थी, उसके बदल में बी ने एक नई शॉप खोली जिसकी वजह से ए को डैमेजेस मतलब लॉसेस होने लगे, उसके कस्टमर उसके पास चले गए। तो उसने केस कर दिया कि मेरे कस्टमर उसके पास चले गए तो मेरा डैमेज हुआ है। तो ये केस जो था वो सब्सटेंशियल डैमेज था, मतलब ये नहीं, लॉ में लीगल डैमेजेस नहीं है, तो इट्स नॉट अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, तो ये नहीं लिया जाएगा केस। तो ऐसा था कि इफ अ पर्सन स्टार्ट अ शॉप इन नियर area due to which profit of another shop is reduced, in this case the reduction in profit may be damage but not a legal damage। ये legal damage नहीं है तो इसलिए केस नहीं लिया जाए लॉ में, मतलब इसके अगेंस्ट हम कंप्लेन नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते, और केस फाइल करेंगे तो वो केस जाएगा, कोर्ट मना कर देगी क्योंकि इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन जाएगा, क्योंकि ये लीगल डैमेज नहीं है, इट्स अ सब्सटेंशियल डैमेज। तो क्या लिखिए, इसका लिखना चाहो तो इसके अंदर लिख लिए a owner A owns a shop, B open new shop besides A's shop, and A loses his customer all through A suffers
substantial damages, but since no legal right infringement, so A cannot sue B. Okay. अब next, the another important topic of this chapter, देखिए CS है, हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है, उसका हर टॉपिक हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट लिखिए, इंजुरिया साइन डेमनम। पहला क्या था? डेमनम साइन इंजुरिया। सेकंड वन इज इंजुरिया साइन डेमनम। फर्स्ट वन क्या है? डेमनम साइन इंजुरिया, डैमेज विदाउट लॉस। डेमनम साइन इंजुरिया, डैमेज विदाउट लॉस और इंजरी। इसका मतलब है लॉस और इंजरी विथ डेमनम साइन इंजरी और इंजुरिया साइन डेमनम में डिफरेंस है कि लीगल राइट वायलेशन हुआ है। तो लिखें इसमें इंजुरिया साइन डेमनम, डैमेज विथ लॉस, सॉरी इंजरी और लॉस विदाउट डैमेज। देखो पहले में क्या था? डैमेज विदाउट लॉस, इसमें है लॉस विदाउट डैमेज। पहले में कि डैमेज हुआ कि हमें लॉस हुआ, मतलब जो फर्म थी उसको लॉस हुआ बट उसको कोई लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता, इसमें लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। तो लिखिए फर्स्ट में क्या था? डैमेज विदाउट लॉस, इसमें लॉस विदाउट डैमेज। तो लिखिए इट मीन्स infringement of plaintiff's लीगल राइट इन्फ्रिंज हुए हैं, पहले में नहीं हुए थे लीगल राइट इन्फ्रिंज। इवन इफ इट हैज नॉट caused even slightest harm to the plaintiff, still it is actionable in law. It means infringement of plaintiff legal right even if it has not caused even slightest harm to the plaintiff, still it is actionable in law. Then लिखिए थर्ड, plaintiff will succeed against defendant in a suit brought against defendant। पहले वाले डेमनम साइंजुरी में क्या था कि अगर प्लेंटिफ केस करेगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट में तो वो जीतेगा डिफेंडेंट, क्योंकि वो केस नहीं था, उसमें कोई लीगल डैमेजेस लीगल राइट वायलेशन नहीं था। लेकिन इसमें इंजुरियस एंड डेमनम में अगर प्लेंटिफ केस करेगा, सूट फाइल करेगा तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में तो केस हो सकता है और प्लेंटिफ जीत सकता है। प्लेंटिफ विल सक्सीड अगेंस्ट डिफेंडेंट इन अ सूट ब्रॉट अगेंस्ट डिफेंडेंट। फिर लिखिए फोर्थ, बिकॉज देयर वॉज एन invasion of an absolute
प्राइवेट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल because there was an invasion of an absolute private right of an individual। यहाँ वॉल्यूशन है किसी व्यक्ति के प्राइवेट राइट्स का, तो इसलिए यहाँ एक्शन लिया जाता है। जैसे ट्रेसपासिंग अपॉन पर्सनल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल ये नोट कीजिए, is actionable under law even if it has caused no harm to owner of the property। नो हार्म मतलब जैसे बोला था लॉस विदाउट डैमेज, मतलब बिना हार्म के बिना डैमेज के लॉस हुआ है, डेट इज लॉस विदाउट डैमेज, जैसे इंजुरियस एंड डैमेज। कि अगर ट्रेसपासिंग अपॉन पर्सनल प्रॉपर्टी इज एक्शनेबल अंडर लॉ इवन इफ it has caused no harm to owner of the property। trespassing is also actionable in law, और उससे रिलेटेड कोई भी केस हो तो उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं, ओके। और उसके अगेंस्ट केस भी मतलब सुनवाई भी होती है लॉ में, वो टॉर्ट में गिना जाता है, सिविल रॉन्ग है, ठीक है। इसका एक केस लॉ है, नोट कीजिए। केस लॉ नोट कीजिए, एसबी वर्सेस फाइट, जिसमें एक ऑफिसर ने एक व्यक्ति को वोट करने से मना कर दिया गया था, तो उस व्यक्ति ने जो ऑफिसर था उससे अगेंस्ट केस कर दिया था कि किसी व्यक्ति को आप उसके वोटिंग राइट्स नहीं छीन सकते, इट इज अ लीगल डैमेज। द कोर्ट डिसाइडेड डिनाइंग ऑफ वोटिंग राइट में कॉज अ लीगल डैमेज, तो वो लीगल डैमेज होता है, आप किसी से वोटिंग राइट नहीं छीन सकते, ओके। एक्चुअली मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, मैं सोच रही हूँ डिसकंटिन्यू कर दूँ क्योंकि लाइट इशू है, तो लैपटॉप चार्जिंग पे भी नहीं ला सकती मैं। एक और लिखिए आप, मैं नोट नहीं करा रही, इसको सिर्फ समझा रही हूँ। लीगल रेमेडी, the remedy claimed by party must be covered under the tort। damages, legal remedy क्या तो damages, injunction, self defense, damage, distress fee, मतलब लीगल डैमेज वो डैमेजेस हैं जो लॉ के द्वारा दिए गए हों, लीगल राइट्स। जैसे कोई डैमेज, कोई भी लॉ में कोई केस हुआ तो वो केस मैंने जैसे आपको बताया था, कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ लॉ में, उससे लॉन्गफुल लीगल डैमेजेस हुए किसी और व्यक्ति को, और उसके अगेंस्ट, लेकिन वो कब माना जाएगा टॉर्ट, जब वो लीगल रेमेडी भी अवेलेबल हो उसके अगेंस्ट, ठीक है। और फिर मेंस रिया, डेट इज इम्पोर्टेंट, ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया इससे रिलेटेड। मेंस, जस्ट अ सेकेंड, क्या बार बार गलत लिख रही हूँ। नेक्स्ट आप डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। सॉरी एवरीवन, मेरा लैपटॉप बीच में बंद हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं आपसे बस बोलने जा रही थी कि अगर बीच में लैपटॉप बंद हो जाए तो उसके लिए सॉरी, मैं इसलिए आपको ये पूरा नहीं लिख पा रही, बट वो बीच में बंद हो गया तो, लेकिन अब मैंने लगा दिया है चार्जिंग पर, लाइट का इशू है, सोचा थोड़ा सा कंप्लीट करा के आपको जाऊँ। तो लिखिए मेंस रिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया, इट इज बेस्ड, मेंस रिया ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये भी मैं देखती हूँ, आई थिंक मुझे याद है ये भी पूछा गया था, किस में पूछा गया था, जस्ट लेट मी सी,
मेंस्ट्रिया। मिल जा। पता नहीं किसने पूछा, गया मिल ही नहीं रहा है। मैं सोच रही मिल जाए आपको बता दूं जिससे। चलो मैं आपको बाद में सर्च करके बताऊंगा कि ये मिल नहीं रहा है। और जैसे मुझे याद है कि किसी एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, आई डोंट रिमेम्बर इन विच अटेम्प्ट, June 2023 and this one is December 2021. June 2021. This is December 2021. ये आईपीसी के अकॉर्डिंग पूछा गया, इंडियन पीनल कोड के डिस्कस द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रिया अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860। मोस्टली सेम है, एक आध थोड़ा एक्स्ट्रा लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, आईपीसी के अकॉर्डिंग। नहीं तो मेंस्ट्रिया इज दैट एक्ट डज नॉट फैसिलिटेट मेंस्ट्रिया एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अनलेस डन विद द गिल्टी इंटेंशन। यही सब लिखना होता है मैक्सिमम इसकी, तो मैं आपको चलो लिख पाती हूँ। नोट कीजिए, मेंस्ट्रिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस्ट्रिया। लिखिए, it's based upon a Latin, it's based on upon Latin maxim। लिखिए मैक्सिम का नाम, एक्टस नॉन फैसिट्रियम नीसी मेंस सिट रिया।
actus non facitorium nisi mensitaria. That is, act itself does not constitute guilt unless done with a guilty intention. इसका मतलब है अगर कोई कार्य गलत दिमाग से नहीं किया होगा, मतलब गलत इंटेंशन से नहीं किया हो, तब तक वो कार्य गलत नहीं कहलाएगा. इफ that is act does not constitute a wrong unless done with guilty mind, मतलब guilty mind होना जरूरी है मेंस-रिया के लिए. तो लिखिए इट इज बेस्ड ऑन मैक्सिम एक्टस नॉन फैसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया. इसके नीचे लिखिए that is act does not constitute a wrong unless done with guilty mind. फिर लिखिए मेंस रिया that is guilty mind is mandatory in offense but not required, necessary but not required necessarily in case of tort. Mens rea is that is guilty mind is mandatory in offense but not required necessary in case of tort. Mens rea that is guilty mind necessary लेकिन not mandatory किसके केस में? tort के केस में. फिर लिखिए थर्ड पॉइंट, in case of strict absolute liability mens rea is not necessary. not essential here. अब ये बताऊंगी, ये जो मैंने बोला स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, दीज आर टाइप्स ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी. These are kind of tortious liability, that is absolute liability and strict liability, vicarious liability. vicarious liability व स्टेट में आपको एक्सप्लेन करूंगी ये क्या होती हैं. तो अभी आप ये समझ लीजिए इस पॉइंट का कि जो स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी है उसके केस में मेंस रिया एसेंशियल नहीं है. देखना कि गिल्टी माइंड था कि नहीं. तो मैं आपको आज एक ही इसका पढ़ाने वाली हूँ. स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आज ही आपको पढ़ाती हूँ. लिखिए काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी. उसमें फर्स्ट है स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी. सेकंड है विकेरियस लायबिलिटी. थर्ड है vicarious liability of the state. तो इसमें मैं आज आपको फर्स्ट वाला कराने वाली हूं. लिखिए नोट. स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आज आपको एक्सप्लेन करा रही हूँ. इसका नोट डाउन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. तो लिखिए स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी. अगर आप मैं ऐसे डिक्टेट कर दूँ तो आप लिख सकते हो, तो लिख लीजिए. इट इज
in it defendant is liable even without his fault, guilty mind, that is even if the harm caused to plaintiff was unintentional. इसमें ये बोला है कि अगर डिफेंडेंट लाइबल है बिना गिल्टी माइंड के, डेट इज बिना मेंस रिया के, बिना उसके गलती के, मतलब फॉल्ट के, मतलब गलती तो ही है लेकिन मतलब बिना फॉल्ट के, बिना गिल्टी माइंड के, इवन इफ द हार्म कॉज टू प्लेंटिफ वॉज अनइंटेंशनल, जो प्लेंटिफ को हार्म हुआ है वो अनइंटेंशनल है, बिना इंटेंशन किए, तो भी इस लाइबिलिटी में डिफेंडेंट होता है वो लाइबल होता है। तो लिखिए उसके अंदर लिखिए इन दिस, मैं आपको एक डिक्टेट करूँ, आप लिखिए इन इट डिफेंडेंट इज लाइबल, इन इट डिफेंडेंट इज लाइबल इवन विदाउट, इन इट डिफेंडेंट इज लाइबल इवन विदाउट हिज फॉल्ट, guilty mind, that is even if the harm caused to plaintiff was unintentional। देन नीचे लिखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, कितने टाइप की होती हैं स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज लाइबिलिटी फॉर इनविटेबल इंसिडेंट, फर्स्ट लिखिए लाइबिलिटी फॉर इनविटेबल इंसिडेंट, सेकेंड लिखिए लाइबिलिटी फॉर इनविटेबल मिस्टेक, थर्ड लिखिए विकेरियस लाइबिलिटी फॉर अदर। तो इसमें फर्स्ट में लिखिए लाइबिलिटी फॉर इनविटेबल इंसिडेंट, इसमें लिखिए इट अराइजेज ड्यू टू एस्केप ऑफ डेंजरस गुड्स, इट अराइजेज ड्यू टू एस्केप ऑफ डेंजरस गुड्स, इट अराइजेज ड्यू टू एस्केप ऑफ डेंजरस गुड्स ब्रॉट और ड्यू टू नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। लाइबिलिटी ऑफ इंसिडेंट इनविटेबल इंसिडेंट ये होता है कि ये लाइबिलिटी होती है राइट जब कोई डेंजरस गुड्स लाए हैं हम, या फिर कोई भी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया है, जो नेचुरल फॉर्म में करना था हमने नॉन, जैसे किसी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लेना जो मना था लेकिन हमने नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर लिया है, तो डेट इज लाइबिलिटी ऑफ इनविटेबल इंसिडेंट। दैट इज, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये केस लॉ है, लिखना चाहे तो लिखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज केस लॉ का नेम है इनविटेबल, लाइबिलिटी ऑफ इनविटेबल इंसिडेंट में लिखना केस लॉ है रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर, रेनॉल्ड वर्सेस फ्लेचर। क्या है? रेनॉल्ड वर्सेस फ्लेचर। इसमें लिखिए रेनॉल्ड वर्सेस फ्लेचर, फ्लेचर hired contractor to build a water reservoir on his land under which there was old unused mining shafts just a second, unused mining शाफ्ट्स जो होती थी पहले, आई थिंक वही जो उससे क्या जमीन के नीचे जगह बनाए, सुरंग टाइप, सुरंग, हाँ भी हिंदी में सुरंग, वो दिखाई नहीं दी थी कि फ्लेचर ने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था जो जिससे वो वाटर रिजर्वियर बन रहा था एक बड़ा सा, और अपनी जो प्रॉपर्टी थी उस पर उसकी जो इंडस्ट्री बोल दो, फर्म बोल दो, उसके अंदर
लेकिन उसने जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने वो नहीं देखा ना फ्लेचर ने कि उसके नीचे एक अनयूज्ड माइनिंग शाफ्ट है, एक सुरंग टाइप की है, और कॉन्ट्रैक्टर ने ध्यान नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्टर फेल टू नोटिस दोज माइनिंग शाफ्ट एंड कंस्ट्रक्ट द रिजर्वियर, और उसने रिजर्वियर बना दिया। व्हेन वाटर वाज फिल्ड इन द रिजर्वियर द process caused mining shaft to burst and water reached coal mine of Rinald and damaged it। ऐसा हुआ था, ये केस लो ऐसा है कि उसमें ऐसा था रिनल्ड वर्सेस फ्लेचर की। फ्लेचर जो था उसने एक बनवाया कॉन्ट्रैक्टर से रिजर्वियर, जहाँ उसने वो बनवाया रिजर्वियर, कॉन्ट्रैक्टर ने ध्यान नहीं दिया, उसने रिजर्वियर बना दिया, उसके नीचे एक माइनिंग शाफ्ट था, और जब उसमें पानी भरा गया रिजर्वियर में वो बस्ट हो गया, और जो बगल में रिनॉल्ड की जो माइनिंग कोल माइन थी उसमें चला गया उस माइनिंग शाफ्ट के थ्रू। तो जो उसको डैमेज हो गया, उसके कोल माइन में नुकसान हो गया, सब पानी वगैरह भर गया। तो इसलिए रिनॉल्ड ने केस किया और केस जीता है, क्योंकि उसने नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड किया था कि जितना पानी अगर अलाउ हो भरने के लिए उतना भरो। उसने ज़्यादा क्वांटिटी में पानी रिजर्व करने की कोशिश की। ठीक है, तो लिखिए फ्लेचर हायर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ रिजर्वियर ऑन हिज लैंड अंडर विच देयर वाज ओल्ड अनयूज्ड माइनिंग शाफ्ट। कॉन्ट्रैक्टर failed to notice those mining shaft and construct the reservoir. When water was filled in reservoir, the caused that mining shaft, the pressure, जब उस पर प्रेशर पड़ा, the pressure caused mining shaft to burst and water reached coal mine of Rinald and damaged it. Although it was unintentional था, but building a hug water reservoir was non-natural use of land, and so there was strict and absolute liability on Fletcher to compensate Rinald. फ्लेचर के पास एक लाइबिलिटी आ गई कि वो रिनॉल्ड को कंपनसेट करे। हिल्ड इन द केस ऑफ, एक केस हुआ तो रीड वर्सेस लियोन, लिखिए आप। टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। हिल्ड इन द केस ऑफ रीड वर्सेस लियोन दैट टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अप्लाइंग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। हिल्ड इन द केस ऑफ रिनल वर्सेस फ्लेचर क्या है? escape from the place of defendant's occupation or his control to another place which is outside his control. Then non-natural use of land, second. Escape from the place of defendant's occupation or his control to another place which is outside his control. And second, non-natural use of land. अब इसमें एक्सेप्शंस और लिखिए, एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। मैं सोच रही हूँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपको आज खत्म कराई दूँ। देन विकेरियस लाइबिलिटी, नहीं लाइबिलिटी ऑफ इनविटेबल इंसिडेंट वो भी करा दूंगी। ठीक है, फिर बचेगी विकेरियस लाइबिलिटी और विकेरियस लाइबिलिटी बाय स्टेट। तो लिखिए एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। डैमेज पहले आप लिख लीजिए जो तीन बताए थे टाइप्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, उसमें इंसिडेंट इनविटेबल इंसिडेंट हो गया। अब लिखिए लाइबिलिटी फॉर इनविटेबल मिस्टेक। लिखिए इट अराइजेज ड्यू टू इंटरफेरेंस विथ समवन एल्स प्रॉपर्टी, किसी की और व्यक्ति की प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस करना। आप पता बोलते नहीं, इंटरफेरेंस लाइक घुसना, हिंदी में बोलते हैं हम किसी और के बछड़े में घुसना, दैट इज इंटरफेरेंस। इट अराइजेज ड्यू टू इंटरफेरेंस विथ समवन एल्स प्रॉपर्टी। विकेरियस लाइबिलिटी फॉर अदर्स, इसमें लिखिए लाइबिलिटी बोर्न बाय मास्टर फॉर एक्ट ऑफ सर्वेंट। जब कोई गलती सर्वेंट करता है, उसका
जो गलती है वो उठानी पड़ती है किसको, मास्टर को। तो विकेरियस लाइबिलिटी फॉर अदर्स दैट इज लाइबिलिटी बोर्न बाय मास्टर फॉर एक्ट ऑफ सर्वेंट। अब इनमें लिखिए एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। इन रेनॉल्ड वर्सेस फ्लेचर सच अ लार्ज वाटर रिजर्वियर was non-natural use of land, but if it was kept in small quantity for domestic purpose, then natural use of land and its escape would not attract strict liability. Second लिखिए consent of plaintiff. If plaintiff agreed to such non-natural use of land or damage dangerous goods at defendant place, then he cannot sue. अगर नॉन नेचुरल यूज़ के लिए उसने परमिशन ले ली प्लेंटिफ से, उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो डिफेंडेंट के ऊपर केस नहीं कर सकता क्योंकि उसने परमिशन दे दी थी। एक्ट ऑफ गॉड अगर भगवान ने किया है तो इसमें व्यक्ति की कोई दिक्कत गलती नहीं है। लाइक फ्लड भगवान ने किया है तो दैट इज़ एक्ट ऑफ गॉड, तो इन केसेस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं होगी। तो एक्ट ऑफ गॉड लाइक फ्लड अर्थक्वेक देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नॉट अट्रैक्ट। एक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अगर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कुछ लॉस वॉज ड्यू टू एक्ट ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नॉट अट्रैक्ट। देन लिखिए फिफ्थ पॉइंट एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी इफ एनी स्ट्रेंजर कॉज सच लॉस एस्केप देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नॉट अट्रैक्ट। तो प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी जैसे रिजर्वेयर बनाया तो उसने नेचुरल यूज़ में बनाया चलो, और वो उधर साफ माइनिंग साफ नहीं था, खदान नहीं थी उधर, वो जो नहीं था उधर, लेकिन वो थर्ड व्यक्ति ने उसको खोद खोद के उसके तरफ पानी पहुंचा दिया, तो उसकी क्या गलती है? उसने तो नेचुरल यूज़ में भी किया प्लस कोई दिक्कत नहीं थी तो भी है नहीं यार। तो इसमें थर्ड पार्टी की दिक्कत की वजह से एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। plaintiff's default if such loss was due to plaintiff's default then he cannot claim compensation। अगर plaintiff की गलती की वजह से हुआ है तो भी वो compensation नहीं मांग सकता। आई होप आपको समझ आएंगे। एक और चीज़ लिखवाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, अप्लाइंग ऑफ रूल ऑफ रिनल वर्सेस फ्लेचर इन केस ऑफ enterprise engaged in hazardous that is dangerous और inheritance dangerous activities। तो ये और लिखवाऊंगी मैं आपको कि अगर डेंजरस एक्टिविटीज़ के केसेस में अगर हो तो क्या होगा, तो मैं आपको ये लिखवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इधर तक आपको समझ में आ गया हो। मैंने आपको आज क्या क्या समझाया, मेंस रिया समझाया, स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी समझाई, एक्सेप्शन समझाया, उसके डैमनम साइन इंजुरिया, इंजुरिया साइन डैमनम, टॉर्ट क्या होता है, ये सब समझाया। और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी ज़्यादा हद में पूछा गया है, तो इसलिए याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। मेंस रिया उसकी मैगज़ीन याद कर लेना, और डैमेज साइन इंजुरिया, इंजुरिया साइन डैमनम, इनके केस लॉज याद कर लेना। तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और ये रेनॉल्ड वर्सेस फ्लेचर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तो याद कर लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।